नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज का फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हम कर चुके थे। आज हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट एक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे कि रिसेंटली आप देख रहे हैं डिलिमिटेशन की बात चलती रहती है, बार बार डिलिमिटेशन किया जाता है, तो इस व्यू से हमें आर्टिकल 81 को देखना होगा और देखना होगा किस तरह से डिलिमिटेशन जो है वो होता है और कैसे स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ थर्ड अमेंडमेंट एक्ट में हम थोड़ा से फार्म लॉज की भी बात कर लेंगे कि फार्म लॉज को जिस तरह से चैलेंज किया गया है, तो ये चैलेंज करने की नौबत आई क्यों, क्या ऐसा हुआ था 1954 में जिसके चलते गवर्नमेंट ने कुछ इम्पॉर्टेंट जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो शुरू करते हैं। आप राजस्थान जुडिशरी के कोर्सेज हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। राजस्थान जुडिशरी के अलावा बाकी भी जुडिशल एग्जाम्स के कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके PDF मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952, देखो आपको पता ही होगा कि आपके लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं। लगभग 550 सीट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिली हुई हैं। क्या एग्जैक्टली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था 1950 में, तो ये 550 ही सीट्स थी, बिल्कुल नहीं। उस समय 500 सीट्स थी और समय के साथ साथ ये सीट्स जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देख रहे होंगे पिछले 3-4 महीने से, जहाँ कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में अब 1000 सीट करने की बात की जा रही है। देखो पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का। हम इनडायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पार्लियामेंटेरियंस जो हैं या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चूज़ करके भेजते हैं। अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या एक MP उस पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को या उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है? तो इसी के चलते बार बार बात की जा रही है कि देश की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम आज भी जब सीट्स कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो 1971 के सेंसस को ही रखते हैं और 2026 तक हमने उसी को फ्रीज किया हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? जैसे बढ़ती आबादी उस हिसाब से MPs जो हैं उनकी भी जो पॉपुलेशन है, मतलब उनका भी जो नंबर है लोकसभा में वो बढ़ना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये जो नई संसद बन रही है शायद इन्हीं को अकोमोडेट करेगी। तो जानते हैं एग्जैक्टली कि 1952 में ऐसा क्या हुआ था। आपको याद होगा 1951-52 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था कंट्री में। अब उस समय ऐसा लगा इलेक्शंस के बाद कि जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है MPs द्वारा वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। आबादी ज़्यादा है, रिप्रेजेंटेशन कम है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो इसके लिए हमें सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो अब उसके लिए आपको सीट्स बढ़ाने के लिए प्रॉपर सेंसस का डेटा होना चाहिए था और 51 के सेंसस का डेटा अभी ठीक से अवेलेबल नहीं हुआ था। तो इसके चलते क्या किया, इसके चलते हमने जो लिमिटेशन थी कि कितने पॉपुलेशन पे एक MP होना चाहिए उसी को हटा दिया। तो जानते हैं एग्जैक्टली कि क्या था। उससे पहले समझ लेते हैं 81 आपका आर्टिकल कहता क्या है। देखो 81 कहता है कि लोकसभा में 530 मेंबर्स होंगे जो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से। साथ ही साथ 20 मेंबर्स होंगे जो यूटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी कुछ एक 7 यूटीज़ हैं जिनकी सीट्स अभी भी नहीं इलेक्शन में ली जाती हैं। तो 7 ऐसी सीट्स हैं जो इलेक्शन में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे ये इन 550 सीट्स के अकोमोडेशन की बात 81 करता है। साथ ही साथ 81 ये भी कहता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में पॉपुलेशन को इस आधार पे बांटा जाएगा कि एक सीट एक MP के सामने जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म हो अक्रॉस द कंट्री। देखो यूनिफॉर्मिटी तो अचीव नहीं की जा सकती, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी में कम है, लेकिन फिर भी यहाँ बात की जा रही है कि अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इस तरह से होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्मिटी जो है दिखे। यानी 550 जो हमारे MP हैं, 543 जो हमारे MPs हैं, उन पे समान रूप से पॉपुलेशन आए। मतलब एक MP पे अगर 10 करोड़ है तो दूसरे पे भी 10 करोड़ 10 करोड़, इस तरह से फिगर्स मैं आपको नॉमिनली बता रहा हूँ कि होनी चाहिए। अब इसी के लिए आपने सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952 को लाया गया था। अब सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में सबसे पहली चीज़, क्योंकि लिखा हुआ था 81A में उस टाइम पे कि 500 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे हाउस ऑफ पीपल में। साथ ही साथ ये लिखा हुआ था कि जब आप MPs की बात करेंगे तो एक MP पे 7.5 लाख की पॉपुलेशन होगी और अगर आप बात करें MLAs की तो एक MLA पे 5 लाख की पॉपुलेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन थी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब यूनिफॉर्म डिवीजन करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे, जब हम कोशिश कर रहे थे कि एक MP के अंडर इतनी ही पॉपुलेशन आए, तो ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। क्योंकि जब 1952-53 में सेंसस के आंकड़े आने लगे तो हमें लगा कि नहीं, नंबर ऑफ
जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। किसी एमपी के अंडर कम पॉपुलेशन है, किसी एमपी के अंडर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इसे इवन करने के लिए डिलिमिटेशन करने की बात की गई। अब लेकिन डिलिमिटेशन करने से एक दिक्कत ये आ रही थी कि सीट्स जो हैं उनको भी बढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक एमपी के अंडर इतनी ही पॉपुलेशन होगी। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो रीएडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इस नंबर को ही चेंज कर दो, हम ये नंबर ही चेंज कर देंगे तो हमें अभी सीट्स नहीं बढ़ानी पड़ेंगी, कम सीट्स में ही काम चल जाएगा। तो क्योंकि सीट्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस नंबर को ही चेंज कर दिया और एग्जैक्टली इस नंबर को 8.5 लाख कर दिया कि एक एमपी के अंडर 8.5 लाख की पॉपुलेशन होनी चाहिए लोकसभा के केस में। और आप अगर बात करें स्टेट असेंबलीज़ की, अगर आप बात करें तो वो होनी चाहिए 6,50,000। तो इससे क्या हुआ, इससे सीट्स को बिना बढ़ाए जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन थी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर वो ला दी गई। ओवर द टाइम ये फिगर भी आपको डिलीटेड दिखेगी। अब ये फिगर नहीं लिखी हुई क्योंकि हमें 71 के सेंसस को हमें फ्रीज करना था, हम वहीं पे चल रहे हैं। तो इसलिए अब ये फिगर हटा के हमने जैसा देखा 81 में क्लियर लिख दिया है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का इस तरह डिवीजन होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो लगभग थ्रू आउट द स्टेट प्रैक्टिकेबल रहे, सिमिलर रहे। मतलब एक हो नहीं सकता, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे की गई। तो इतना ही था इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो सिंपल सी बात है कि जो 7.5 लाख था उसको ओमिट करके आपने 8.5 लाख यहाँ पे कर दिया। अब चलते हैं थर्ड अमेंडमेंट की बात करते हैं, क्यों फार्म लॉ से रिलेटेड है। देखो आपको याद होगा आर्टिकल 19(1)(g क्या कहता है, वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। ठीक है, बिल्कुल है। अब गवर्नमेंट अगर ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट करने जा रही है तो आप फिर गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रही है। इसके लिए एक 7th शेड्यूल में नई एंट्री जो है सब्स्टिट्यूट की गई, एंट्री नंबर 33। अब ये 7th शेड्यूल की कौन सी लिस्ट में है, ये लिस्ट 3 यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब जिसपे स्टेट और सेंटर यानी पार्लियामेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। ये किससे रिलेटेड थी, ये रिलेटेड थी ट्रेड एंड कॉमर्स इन प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। क्या था वो चीज़ें, वो चीज़ें थी कि पार्लियामेंट जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकती है, यूनियन कुछ इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकती है बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों, देश हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। और इम्पोर्टेड गुड्स को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्रेरियन हमारी उस समय इकॉनमी थी। अब इस एग्रेरियन इकॉनमी के लिए एक बड़ी बात हो जाती है कि कुछ ऐसा मटेरियल है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को रेगुलेट करना ज़रूरी है। अब प्राइसेस जो हैं एग्रीकल्चर गुड्स के या फिर इनपुट के बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इंपोर्ट का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, एडिबल ऑयल्स उस समय बाहर से आते थे, तो ऐसा ना हो कि इंपोर्ट बहुत महंगा करा जा रहा है या इंपोर्ट हो रहा है और उसके बाद उसको होल्ड किया जा रहा है और फिर उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई हम पब्लिक इंटरेस्ट में इंपोर्टेड गुड्स को रेगुलेट करेंगे। कौन से इंपोर्टेड गुड्स को, फूड स्टफ को। ठीक है, ऐसे कोई भी गुड्स जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है देश हित के लिए, या फिर फूड स्टफ है, खाने पीने के आइटम है, एडिबल ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, मतलब ऑयल सीड्स हैं, ऑयल बाकी तरह के जो खाने के तेल हैं, कैटल का फॉडर है, इंपोर्टेड हो रहा था, इंपोर्ट से आ रहा था, ऑयल केक्स हैं। अगर ऑयल केक है और वो इंडिया में ही मतलब लेटर से बनाया जा रहा है तो उसके प्राइसिंग पे को भी हम कंट्रोल करेंगे, बाकी कॉन्सेंट्रेट्स को भी हम कंट्रोल करेंगे। रॉ कॉटन है, ठीक है, गिन अनगिन्ड है, कॉटन सीड्स हैं, इस सब को सरकार जो है वो कंट्रोल करेगी। अब इसके कंट्रोल करने से क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहेंगे और सरकार गरीबों तक, ठीक है, पुअर पॉपुलेशन तक पब्लिक इंटरेस्ट में सस्ती गुड्स पहुंचा पाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि हम जूट की अगर बात करें तो रॉ जूट को भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल में रख दिया। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि जूट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इंडस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट गुड है, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज़ होता है। और इसके प्राइसेस जो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो एग्री कम्युनिटीज़ जो है उनके प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई आप देखेंगे जूट पे पैकेजिंग होती थी उस समय, यही एक पैकेजिंग का तरीका था, आज भी यही ऑलमोस्ट। तो ऐसे में इसको भी यहाँ पे रेगुलेट किया गया। इसीलिए देखो यहाँ पे अब जब आप देखेंगे भी हाल ही में एग्रीकल्चर बिल्स को जब यहाँ पे चैलेंज किया गया, एग्रीकल्चर लॉज को चैलेंज किया गया, तो एक बहुत फेमस एमएलए हैं मिस्टर एमएल शर्मा, जिन्होंने पीएल फाइल करी। शर्मा जी कह रहे हैं कि 1954 में ये जो थर्ड अमेंडमेंट लाया गया था इसको ड्यू डिलिजेंस के से नहीं लाया गया था। मतलब इसको एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के चलते नहीं लाया गया था। सरकार ने अननेसेसरी 1954 में बिना प्रॉपर डिस्कशन के थर्ड अमेंडमेंट ले आई सरकार, और सरकार ने एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से अभी भी सरकार इसी तरह से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए बिल्स ला रही है। तो ये एक अलग चर्चा का विषय कि शर्मा जी का कहना है कि 54 ठीक है, 1954 का थर्ड अमेंडमेंट ठीक था नहीं था, लेकिन उस समय सरकार को लगा
कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह की चीज़ों को करना ज़रूरी है, इसलिए थर्ड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपकी लिस्ट 3 की एंट्री 33 को ऐड किया गया। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम ये सीरीज़ चलाते रहेंगे। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और जानेंगे एग्जैक्टली किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले इसी की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।